हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे 12th क्लास बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे हेल्थ कंसर्न है अबाउट द रिप्रोडक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मिथ्स हैं, जो भ्रम है, उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या उनके प्रिवेंशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक ही है हमारा क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे क्या होती है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल। जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, ओरल पिल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एमटीपी है। एमटीपी इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो अबॉर्शन बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी होता है। और अगला टॉपिक रहने वाला है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी को बदल के एसटीआई कर दिया गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो इन्फेक्शन ही होती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से हो चाहे वायरस से हो। तो क्या कर दिया है, जो एसटीडी है उनका नाम चेंज करके कर दिया गया है एसटीआई। जो एसटीआई है इसको वीडी भी लिखते हैं, वीडी। अगर क्वेश्चन आए कि राइट एनी 3 नेम ऑफ वीडी, तो उसका मतलब क्या है, आपको 3 नेम लिखने हैं एसटीआई के, मतलब 3 नेम लिखने हैं आपको एसटीडी के। वीडी का मतलब होता है वेनरल डिसीज। वेनरल डिजीज जो क्या, इन्फेक्शन से एक दूसरे के अंदर स्प्रेड होती है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा फिफ्थ, वो रहेगा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टाइज पीपल वो होते हैं विच कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो क्या बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इनफर्टाइल पीपल। और जो हमारा इंट्रोडक्शन रहने वाला है, आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन रहने वाला है, आप जरा बोर मत होइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हैव यू लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन द चैप्टर 2? हाँ, हमने पढ़े हैं। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल है फीमेल है, उसके बारे में पढ़ा है, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है चैप्टर 2 के अंदर। लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में जानते क्या होता है। What do we understand by this term? पूछ रहा है कि हेल्थ का मतलब क्या है। अगर हम आम भाषा में कहें, किसी लोकल बंदे से पूछें कि भाई स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, तो वो तो यही बोलेगा कि हेल्थ का मतलब क्या है कि किसी बंदे के अंदर बीमारी नहीं है, कोई बंदा क्या है बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, तो उसको वो क्या बोलेगा, हेल्थ बोलेगा। लेकिन हेल्थ ये नहीं है, हेल्थ का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब क्या है, अ पर्सन इज क्या, अ पर्सन इज सोशली, फिजिकली and mentally well-being, उसको बोलते हैं हेल्थ। ये हेल्दी पर्सन की हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ पर्सन इज सोशली, फिजिकली, मेंटली और वेलबींग। मतलब क्या, वो अगर फिजिकली फिट है, बिल्कुल तगड़ा है वो, लेकिन उसकी सोसाइटी के अंदर क्या है, सोसाइटी के अंदर नहीं बनते, किसी को भी बेवजह मार रहा है, वो किसी को पीट रहा है, तो वो क्या है, वो हेल्दी नहीं है। अगर उसका क्या बोल रहा है, वो सोशली भी उसके जो रिलेशन है वो भी बढ़िया है, फिजिकली भी फिट है, वो तगड़ा है पूरा, लेकिन क्या वो मेंटली क्या है, मेंटली ठीक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो भी वो पर्सन क्या है, वो ठीक नहीं है। अगर कोई बंदा सोसाइटी में भी खूब जान पहचान है, मेंटली भी बिल्कुल ठीक है, बट बेचारा कैसा है, ढिल्लू सा है, कमजोर सा, उसे कुछ ना चला जा रहा ना उठा जा रहा, तभी वो बंदा क्या है, अनफिट है, अनहेल्दी है। तो हेल्थी का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो इमोशनली, फिजिकली और सोशली क्या हो, वेलबींग, वो चारों तरफ से, तीनों तरफ से क्या हो, वो फिट हो, उसको बोलते हैं हेल्थ। The term simply refer to the healthy reproductive organ with the normal functions.
ये बोल रहे हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव या हेल्थ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वो पर्सन्स हैं जिसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन क्या है, नॉर्मल्स है, तो वो क्या होंगे, वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। हाउएवर इट इज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड ऑल द इमोशनल। हाँ अभी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या होती है, इट इंक्लूड इमोशनल, इसने मेंटली को बोलते हैं इमोशनल, ठीक है, सोशली एंड रिप्रोडक्शन आल्सो, कि वो कैसा हो इमोशनली, जो उसके सोशल एक्सेप्ट्स हैं रिप्रोडक्शन को लेके, कि वो रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सोचता है, वो ठीक हो तो भी क्या वो बंदा रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। अब क्या है, जो डेफिनेशन बताई थी ये थी अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। की फुल फॉर्म्स पूछते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं, नीट के एग्जाम उनमें पूछते हैं, कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में भी आ जाती है। तो जो WHO वो एक और डेफिनेशन दे रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीटली वेलबींग हो, बिल्कुल ठीक हो, किसके जैसे 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 फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल और सोशल, तो क्या हो वो बंदा क्या है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। देयरफॉर a society with the people having a physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction amongst them of all the sex related accepts might be called reproductive healthy। कि किसी भी सोसाइटी के अंदर हम किसी भी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कब बोलेंगे, जब क्या हो, जब उसको सेक्स से रिलेटेड कोई भी जो एक्सेप्ट्स हैं, जो मिथ है वो ना हो, और जो एक्सेप्ट्स है उसके क्लियर हो, उसका जो फिजिकली फंक्शनली जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हो, फिजिकली फंक्शनली फिट हो, इमोशनली बिहेवियर उसके इंटरेक्शन सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट्स क्या हो, गुड हो, तो बंदा क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है। मैंने पहले ही बोला था जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शंस है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब क्या है, जो प्रोग्राम्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड initiate action plans and programs at the national level to attain a total reproductive health such as a global social goal। क्या बोल रहा है कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने क्या किया था, वर्ल्ड के अंदर जो एक्शन प्लान्स हैं उनको क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था एक नेशनल लेवल के ऊपर। क्यों इम्प्लीमेंट किया था, ताकि वो सोशली अचीव कर सके। उनका सोशली गोल क्या था कि जो हमारी सोसाइटी है वो क्या हो, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स की बात कर रहा है उस प्रोग्राम्स में इंडिया क्या है, इंडिया नंबर 1 पे है। पहली ऐसी चीज है इंडिया जिसमें नंबर 1 पे है, और ये अभी किससे पहले, ये मोदी जी से पहले ही है। अभी तो क्या पता हम क्या कर रहे हो, नीचे आ गए हो, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग्स। अब जो प्रोग्राम्स जो चलाए गए थे नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट्स के जरिए, उन प्रोग्राम्स को बोला है फैमिली प्लानिंग। क्या गोल था उनका? गोल था कि जो हमारी सोसाइटी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, उनका सोशल गोल था। वेयर इनिशिएटेड इन 1951। कब शुरू किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? इन 1951। पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड। क्या ये चलता रहा। एंड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आर कवरिंग वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज करंटली अंडर द पॉपुलर नेम। क्या बोल रहा है कि जो फैमिली प्लानिंग 1951 में चलाया गया था, वो जो ऑपरेशन था वो क्या, वो सालों साल चलता रहा। चलने के बाद क्या उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आए, चेंजेस होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और करंटली जो ऑपरेशन है, जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन है, उसका नाम चेंज करके उसका नाम बदल दिया गया है RCH, मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स उसको हम बोलते हैं। तो फैमिली प्लानिंग की जगह क्या आएगा अब, RCH प्रोग्राम्स है। क्रिएटिंग, अब जो ये RCH प्रोग्राम्स है इनका गोल क्या था, क्या इनको करना था, अब वो हम सब पढ़ने वाले हैं। जो RCH प्रोग्राम था उनको क्या करना था कि वो क्या कर रहे थे, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सेप्ट्स एंड प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस। वही बार बार बातें कर रहा है कि जो ये प्रोग्राम्स हैं जो चलाए गए हैं, जिसको RCH हमने बोला है, उनका काम क्या था कि सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड क्रिएट करना, फैसिलिटीज देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में फैसिलिटी देना,
ठीक है, उनको चीजें प्रोवाइड करवाना और क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है उसको बिल्डअप करना, वो सब जो टास्क थे वो थे आरसीएच के अंदर। विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल्स, कैसे जो ये अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे थे वो करवा रहे थे विद हेल्प ऑडियो विजुअल्स, स्पीकर्स के थ्रू, रेडियोस के थ्रू, पोस्टर लगा रहे थे, विजुअल्स दिखा रहे थे, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, ना कि ओके। और जो गवर्नमेंटल थी और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी थी जिनको क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं, वो भी इसमें लगी हुई थी। वो क्या करवा रही थी, दीज आर क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सेप्ट्स, कि जो रिप्रोडक्शन को लेकर उनकी बातें हैं, जो उनके एक्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, उनमें क्या लेके आना है, सुधार लेके आना है। गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ साथ क्या आते हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो अदर रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, दे प्ले अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है क्या, प्रचार। किसके बारे में, अबाउट द इंफॉर्मेशन मींस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन, क्या किया गया, इंप्लीमेंटेशन की गई सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स शुड बी आल्सो, जो सेक्स एजुकेशन है वो भी क्या कर रही है, आल्सो एनकरेज द प्रोवाइडर राइट इन्फॉर्मेशन, वो भी बच्चों को क्या दे रही है, राइट इन्फॉर्मेशन दे रही है यंग वंस को। सो इससे क्या होगा, जो चिल्ड्रंस बिलीव करते हैं सेक्स को रिलेटेड मिथ्स के बारे में, जो भ्रम है उनके, वो क्या हो जाएंगे, वो भी डिस्कैरेज हो जाएंगे। एंड हैविंग ए मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट्स, बहुत सारे सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को आजकल होते हैं, जिससे क्या करते हैं, जिससे उनके अंदर डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, बच्चे आपस में बात करने से कतराते हैं। तो वो सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या कर दी, स्कूलों में लागू कर देगी थ्रू द सेक्स एजुकेशन की। जो भी किताबों के बारे में, जो भी किताबों में लिखा है, अगर बच्चे बस उतना भी पढ़ लेना, जैसे जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें जो बॉडी में क्या आते हैं, चेंज आते हैं, उनसे बच्चे कई बार क्या जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वो भी क्या मिथ है, तो जितना भी बुक्स के अंदर लिखा है, सिर्फ अगर बच्चे उतना भी पढ़ लेना, तो भी जो मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट, तो वो भी क्या हो जाएंगे, उनके दूर हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके बारे में, रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स उनके बारे में क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने से। अभी हम एक चैप्टर कंप्लीट करके आए, चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन, इसका नाम, इसके हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, टेस्टिस है, स्क्रोटम है, कैसे स्पर्म बनते हैं, कैसे एडोलेसेंस एज में पास होते हैं, तो प्यूबर्टी ऐसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मतलब जो चीजें सिर्फ किताबों में दी हुई है ना, अगर वो भी पढ़ ले तो उनसे भी जो हमारे जो मिथ्स हैं, जो भ्रम है, वो क्या हो जाते हैं, वो दूर हो सकते हैं। वही बोल रहा है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में दी जाए, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज, जो चेंज आ रहे हैं प्यूबर्टी में, ओके, एंड सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अगर उनको बताई जाए, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में उनको बताया जाए, और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर इनके बारे में सब बताया जाए तो वो भी चीजें क्या करेंगी, वो भी हेल्प करेंगी इन जो एडोलेसेंस एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो वो भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टू बिल्ड अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ और सोसाइटी। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, लोगों को क्या करना, पढ़ाना, उनको बताना, स्पेशली इनको जो फर्टाइल कपल्स है, फर्टाइल कपल्स मींस व्हिच कैन प्रोड्यूस क्या ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। एंड तो जो किसके हैं, जो क्या है, मैरिजेबल एज के हैं, जिनकी क्या हो गई है, जो एज क्या हो गई है, मैरिज, ठीक है, जिनकी उम्र क्या हो गई, शादी के लायक हो गई है। अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल पिल्स, को उनके जो ऑप्शंस हैं, भाई आईओडी है, आई पिल्स हैं, ओरल कुंड्रा है, जो भी है उनके बारे में उनको बताया जाए, ठीक है। और क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताया जाए। कई बार क्या होता है, मोस्टली शहरों में देखते हैं, जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के एक हफ्ते मतलब एक हफ्ता मोस्टली, बस मैक्सिमम कितना, एक महीना उसको क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। फिर क्या, फिर मंगवाती हैं वो ऑनलाइन, रील्स में देखती हैं, इंस्टाग्राम पे देखती हैं, मंगवाती हैं फिर बच्चे के लिए क्या, बाहर से दूध, जो उनके लिए क्या होता है, बिल्कुल ही उनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए जो आजकल के बच्चे हैं, जिनको क्या बोल रहे हैं, जिनको जेनजी बोल रहे हैं, जो जेनजी की इम्यूनिटी है ना, वो जो 90s हैं उनके कंपैरिजन में अगर उनकी इम्यूनिटी चेक करें तो जेनजी क्या कर जाएंगे, जेनजी की जो टांगे हैं वो हिल जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है, जो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो कोलेस्ट्रॉम है, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो येलो कलर का मिल्क होता है, इसमें बहुत सारी इम्यूनिटी होते हैं, तो वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए भाई जो आपकी जेनजी है ना, ये 90s के आगे नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी माँ का दूध पिया है।
इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड्स, क्या है, वही है जो मेल और फीमेल चाइल्ड्स उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस, इससे क्या होगा, जो हमारी जो फैमिली जो सोसाइटी होगी वो क्या होगी, वो सोशली कॉन्शियस होगी अबाउट द हेल्दी फैमिलीज के बारे में। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो रही है उसको कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे उसको रोका जा सकता है, उसके बारे में अवेयरनेस लेके आए। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, जो यौन शोषण और यौन अपराध से हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर जाए, उनको भी कम किया जाए। नेसेसरी टेक स्टेप प्रिवेंट देम, उनको भी क्या कर जाए, रोका जाए, और उनको रोक के क्या कर दिया जाए, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट की जाए। तो ये था सब हमारा आरसीएच का क्या मोटिव था। अगर आपसे मोटिव पूछे तो आप एक बड़ी सी किताब लिख देना मोटिव के ऊपर। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, ये मोटिव सिर्फ बोर्ड्स के एग्जाम में पूछते हैं भाई, एनसीईआरटी में नहीं पूछते, सॉरी नीट में नहीं पूछते हैं। नीट में तो आपसे हार्डली क्या पूछ लेंगे, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था और अब उसका नाम क्या है, उसका नाम है आरसीएच। बस ये दो ही क्वेश्चन आपके बने हैं। और क्या है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को पूरा बनाने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, बहुत सारा मटेरियल स्पोर्ट्स, बहुत सारे जो एक्शन प्लान है वो अटेन किए गए हैं। दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड द मेडिकल असिस्टेंस, क्या प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल केयर, मेडिकल असिस्टेंट, जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अबॉर्शंस हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, या मेंस्ट्रुएशन से जो भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, या इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। तो इनके लिए क्या किया जाए, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड क्या किया जाए, मेडिकल जो असिस्टेंस है या केयर है वो क्या करी जाए, प्रोवाइड की जाए। उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारी सोसाइटी है वो भी क्या होगी, हेल्दी होगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, न्यू तरीके हैं, जो नए नए तरीके हैं वो क्या किया जाए, असिस्ट किया जाए लोगों के जरिए। और क्या है, अब ये यहाँ से हमारा थोड़ा सा अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो जिसको हम आज कह सके कि आज हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमारी आज की बायो स्टार्ट होती है थोड़ी सी यहाँ से। टॉपिक का नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या था, अगर आपको याद हो, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में हमने क्या दिखा था, ये थोड़ा सा उसमें क्या देखा था हमने, जैसे नहीं ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगी अब, ये क्या है, ये आप समझो कि ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर ये क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये ऊपर इसके क्या है, इसमें प्लेसेंटा फिट है, बिल्कुल ही जैसे उंगलियां होती हैं। अब क्या बोला था हमने, क्या पढ़ा था कि ये जो यूट्रस है और जो ये फीटस है, इसके अराउंड क्या होती है, इसके अराउंड होती है कैविटीज। कैविटीज में भरा होता है, इस कैविटी को बोला था हमने एमनियोटिक कैविटी। याद है आपको, लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। एमनियोटिक कैविटी बोला था कि यहाँ पे था थोड़ा सा, उसको योग सैक बोला था, जो क्या था, वेस्टिजियल था बिल्कुल। तो ये जो एमनियोटिक कैविटी है ना, इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर चारों तरफ इर्द गिर्द इसके एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, ये सोक्स, जो सोक होता है उसको अब्जॉर्ब करता है। अगर ये जो बेबी है ये थोड़ा बहुत भी सोक्स अगर यहाँ तक आता है तो उसको अब्जॉर्ब कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड अब्जॉर्ब करता है। अब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है 20 से 25 वीक्स तक की, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर सभी जो सेल्स हैं, टोटिपोटेंट सेल्स वगैरह हैं, सभी सेल्स इसके अंदर आ जाती हैं। जो सेक्स डिटरमिनेशन सेल्स हैं, सेक्स डिटरमिनेशन सेल्स जैसे क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मेल्स के अंदर होते हैं XY,
मेल के अंदर होते हैं XX, तो वो भी सारे क्या इसमें डिसोल्व हो जाते हैं। तो पहले क्या करते थे एमनियोटिक फ्लूइड, एमिनोसेंटेसिस क्या है, एमिनोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहले यूज हुआ करती थी। इसमें क्या करते थे, इसमें जो भी मदर का वोम्ब है, ठीक है, उसमें एक इंजेक्ट करते थे। इंजेक्ट से क्या करते थे, यहाँ इंजेक्ट करके, आइए हम डायग्राम ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर मिला तो। हाँ ये मिल गया डायग्राम। ये देखो, ये यूट्रस है, यूट्रस के चारों तरफ क्या है, ये एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर ये फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या करते थे, ऐसे मतलब यहाँ से जो अल्ट्रासाउंड जो है ट्रांसड्यूसर लगता था, वो स्क्रीन में देखते थे कि भाई जो नीडल है वो कहाँ तक जा रही है। स्क्रीन में देख के भाई वो बेबी को हार्म ना करे, टच ना हो, यहाँ इतना इंजेक्ट करके नीडल को ऊपर से क्या करते थे, सक आउट करते थे इंजेक्शन को, वहां से निकाल लेते थे क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या निकाल लेते थे, एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड को फिर लैब्स में भेजते थे, उस फ्लूइड की जांच करते थे। जांच क्या करते थे, पहले क्या होता तो अभी भी है कि बेबी के अंदर बहुत सारे जो है सिम्टम आ जाते थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाते थे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सभी सिंड्रोम्स थे ना, ये क्या करते थे, इस एमनियोटिक फ्लूइड्स के अंदर पता चल जाते थे भाई इसको कोई बीमारी बच्चे को है या नहीं। अगर है तो उसको क्या करवा देते, इसको टर्मिनेट करवा देते, जिसको एमटीपी या अबॉर्शन हम बोलते हैं। लेकिन क्या होने लगा कि जब जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो इसमें क्या, इसमें बच्चे का सेक्स भी डिटरमाइन करने लगे। बच्चे क्या डिटरमाइन करने लगे, सेक्स डिटरमाइन करने लगे, जिसको बोलते हैं फीमेल फिटोसुसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। कैसे होती थी, अब अगर बच्चे का सेक्स डिटरमाइन हो गया, अगर उसका क्रोमोसोम पाया XY तो वो क्या है, अगर उसका क्रोमोसोम पाया XX तो वो क्या है, वो फीमेल है, मेल प्रोजनी है। अगर पाया XY तो वो क्या है, वो मेल प्रोजनी है। तो ऐसे में क्या कर देते थे, अगर उसमें कोई भी सिम्टम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब भी उसको टर्मिनेट कर देते थे। अगर उसके अंदर ये पाए गए तब भी उसको क्या कर देते, टर्मिनेट कर देते, जिसको बोलते थे कन्या भ्रूण हत्या। तो उस पर क्या लगाया गया, उस पर लीगली बैन लगाया गया गवर्नमेंट्स के थ्रू, ठीक है, लीगली बैन लगाया गया। अभी आप अगर विजिट करते हो किसी अल्ट्रासाउंड के सेंटर के अंदर, वहां पे आपको बड़ा से एक पोस्टर लगा मिलेगा, उस पे लिखा मिलेगा एमिनोसेंटेसिस प्रोहिबिटेड हेयर, कि यहाँ पे एमिनोसेंटेसिस नहीं की जाती। ये इतने दिखा डायग्राम, इतने का। तो आइए हम अपनी एनसीईआरटी पे चलते हैं। एमिनोसेंटेसिस पे, statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check the increasing the and menses of the female feticide। क्या बोल रहा है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगली, कि लीगली कानूनी तौर पे जो एमिनोसेंटेसिस उस पे क्या लगाया गया, उस पे बैन लगाया गया। किस लिए लगाया गया, कि उस पे क्या किया जा रहा था, सेक्स डिटरमिनेशन होता था एमिनोसेंटेसिस से, और चेक करते थे कि वो आइदर मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल निकलता था तो उसको क्या करा देते थे, फीमेल फिटिसाइड। साइड मतलब जैसे बैक्टीरियोसाइड होता है ना, साइड मतलब किल करना, फीमेल फिटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या, उसको वहीं वोम्ब के अंदर ही उसका अबॉर्शन करवा देते थे, जिससे मैसिव चाइल्ड ह्यूमनाइजेशन एक्सेट्रा। आर सम प्रोग्राम्स टू मैरिड द मेंशन दिस कनेक्शन इन द एमिनोसेंटेसिस। सम ऑफ द क्या करते थे, इस जो टेक्निक है इसके अंदर सम ऑफ द एमिनोटिक फ्लूइड्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है एम्ब्रियो, उससे क्या निकालते थे, उससे एमनियोटिक फ्लूइड निकालते थे, और उसको टेकन टू द एनालिसिस फॉर द फीटल सेल्स, और फीटल सेल्स को एनालाइज करने के लिए उसको बाहर निकालते थे। फिर क्या करते थे, एंड डिसॉल्व द सब्सटेंसेस, उसके अंदर जो भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस हैं उनको भी चेक वो करते थे। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसलिए ये एमिनोसेंटेसिस किया जा रहा था, किसके लिए, कोई कि बच्चे के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। किस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ओके, should determine the survivability of the fetus, कि अगर उसके अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है कि वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो क्या करवाते थे, एमिनोसेंटेसिस करवाते थे। ओके,
अब क्या कर दिया, अब सरकार ने इसको बैन कर दिया है। अब एम्यूनो सेंटेसिस होता है वो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी कैसे लेनी पड़ती है, अगर उसके फैमिली है, अगर उसमें क्या जेनेटिकली डिसऑर्डर चल रहे हैं, तब वो क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तब वो क्या करवाते हैं, अपना जेनेटिक जो भी एम्यूनो सेंटेसिस वो चेंज करवाते हैं, सॉरी चेक करवाते हैं। Research on the various reproduction related area are encouraged to the supported by the governmental and non-governmental agency to find out the new methods and new improve upon the existing ones. Do you know the सहेली pills? आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एनजीओ हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एजेंसीज मेथड्स लेके आ रहे हैं एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ऑप्शन वाला आपका, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। ये क्या कर रहे हैं, इन द बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड द बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू द डिक्रीज द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स। क्या बोल रहा है, जो CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, बेटर अवेयरनेस की जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स हैं उनके अंदर क्या आई, बेटर अवेयरनेस आई, जिससे क्या हुआ, जो हमारी मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हैं, डिलीवरीज का मतलब क्या है, जो पोस्ट नेटल केयर है, पोस्ट नेटल, अब दो बड़ा ध्यान रख लो, पहला है पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर का मतलब क्या है, आफ्टर द डिलीवरी, और प्री नेटल केयर का मतलब क्या है, बिफोर द डिलीवरी, कि पोस्ट नेटल केयर के बाद ही मदर और जो नया बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसको भी क्या करना है, उसका भी हमने जो है मेडिकली उसको भी जांच करनी है, उसको मेंटेन करना है। अब पोस्ट नेटल केयर में क्या हुआ, केयर का मतलब भी क्या होता है, उसको संभालना। पोस्ट नेटल केयर से क्या हुआ, डिक्रीज मैटरनल, हाँ जी, डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी। पहले क्या होता था, जो पहले का टाइम था, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो उनके जो बच्चे होते थे वो 7-7 8-8 होते ऐसे होते थे, उन 7-7 8-8 में भी 10-10 12 में से 5-6 4-5 ही बच पाते थे। वो क्यों था, क्योंकि इतनी जो मेडिकली डिवाइसेस हैं वो अवेलेबल नहीं थी, जिससे क्या हो रहा था, जो इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न में भी उसकी डेथ हो रही थी, जो मदर है उसकी भी डेथ हो रही थी। क्यों, क्योंकि ऐसे गाँव में क्या होती थी, डिलीवरी होती थी। जो गाँव में डिलीवरी का मतलब क्या है, जो भी साफ सफाई है, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनका अटैक होने, जिससे क्या होता है, जो मैटरनल डेथ है वो हो जाती थी। अब क्या हुआ, जो मेडिकल डिवाइसेस है वो गाँव में आई, जिससे क्या हो गया, जो जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है और जो मदर का जो रेट है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और क्या हुआ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, और जो छोटी छोटी फैमिलीज है उनका नंबर हुआ बढ़ गया। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, इनका बेटर क्या हुआ, जिससे एसटीडी क्या उसके जांच की जा सके। ओवरऑल द इंक्रीज इन द मेडिकल फैसिलिटीज में भी इंक्रीज हुआ फॉर द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ऑल द मेडिकेटेड इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू द सोसाइटी। क्या बोल रहा है कि पहले के कंपैरिजन में, अगर हम इसका निचोड़ देखें, पहले के कंपैरिजन में अब के कंपैरिजन में जो हमारा मतलब देश ही लगा लो, ठीक है, वैसे तो वर्ल्ड ही हो चुका है, कि पहले के कंपैरिजन में जो हमारा वर्ल्ड है अब क्या हो चुका है, वो बेटर हो चुका है थ्रू द मेडिकल टेक्निक्स। ओके, अब एग्जांपल दे रहा है, इसने हमें अभी पढ़ा था सहेली पिल्स का, ये एग्जांपल दे इसने, सहेली पिल्स। ये क्या है, जैसे पहले जो दवाइयां आती थी, जो टैबलेट्स आती थी, वो क्या होती थी, वो उनमें शायद 21 टैबलेट होती थी, और वो 21 टैबलेट्स क्या थी, वो 21 टैबलेट डेली लेनी होती थी, डेली की एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी वो। लेकिन अब जो सहेली पिल्स है ना, ये क्या है, एक ही पिल्स लेनी है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे टर्मिनेशन मतलब जिससे प्रेगनेंसी है वो रुक जाती है, तो ये थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आज का एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट, बोल रहे कि लास्ट सेंचुरी में अगर देखें आपके कंपैरिजन में जो सभी फील्ड्स हैं उनमें क्या हुआ है, उन्हें डेवलपमेंट हुई है, इंप्रूव हुई है उनकी क्वालिटीज में, लोगों की क्वालिटीज में। हावेवर इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटीज है उनमें भी इंक्रीज हुआ है। बेटर लिविंग कंडीशंस हैं वो भी क्या हो गई हैं, पहले कंपैरिजन में जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छी हो गई है, जिससे क्या हुआ है, एक इम्पैक्ट पड़ा है। कौन सा इम्पैक्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद द वास्ट अराउंड द, अगर बात करें अब, और जो पॉपुलेशन है वो एक कंसर्न है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन वो भी कंसर्न है। जो पहले के अगर बात करें, पहले द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन, मतलब 2000 मिलियन थी 1900 में। अगर बात करें 90s की, तो 90s में क्या थी, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी,
2 बिलियन थी, लेकिन वो क्या गई, वो अगर कितनी बढ़ गई, वो 6 बिलियन चली गई कब, 2000 तक। एंड 7.2 बिलियन रीच्ड इन द 2011, 2011 में कितनी होगी, 7.2 बिलियन। तो 1900 से लेके 2 बिलियन से लेके वो चली गई 7.2 बिलियन। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व, ऐसे भी इंडिया में, कैसे भी एक ट्रेंड इंडिया में देखा गया कि इसमें भी जो पॉपुलेशन उसका इंक्रीज बहुत हो रहा है। अब पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली, जो हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त में आने वाला है वैसे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो इंडिपेंडेंस तक जो कितनी थी, 350 मिलियन थी, वो अब कहाँ पहुंच गई है, बिलियंस में। अगर अब की बात करें तो 135 करोड़ कुछ ऐसे पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम एक ऐसी चीज ही है जिसमें हम वर्ल्ड में नंबर 1 है इस गवर्नमेंट के अंदर, वो है पॉपुलेशन। बात तो 2000 एंड क्रॉस 1 बिलियन, ये सिर्फ 2011 की बात करें कि 2011 में हमारे पास 2011 के जो सेंसस है, बस उसका ही डाटा है कि 2011 में कितनी थी, 1.2 बिलियन थी। अब क्या हुआ, कैसे ये जनसंख्या बढ़ी है, इसका रीजन क्या है, अब जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, फैसिलिटीज हैं, वो इंक्रीज हो गया। जो पोस्ट नेटल केयर है, बर्थ होने के बाद भी बेबी और मदर की केयर की जा रही है, तो उससे क्या हुआ, अब दो चीजें, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, एक तो IMR है, एक MMR है। MMR का मतलब क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और एक IMR है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन दोनों के अंदर क्या है, डिक्रीज आया है, डिक्लाइन आया है इन दोनों में, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबल एज। अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इनमें तो डिक्रीज आया है। और जो पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जो रिप्रोड्यूसिबल एज के, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उस एज के जो पीपल है सब वो ज्यादा हो गए हैं, जिससे क्या है, जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। थ्रू आर रिप्रोडक्टिव RCH प्रोग्राम्स, दो वी कुड ब्रिंग्स डाउन, हम पॉपुलेशन लेके तो आए कम, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल मार्जिनल है, थोड़ी ही है वो। According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. ये 2011 की रिपोर्ट्स के अनुसार क्या थी, जो पॉपुलेशन थी वो 2% थी। 2% का मतलब क्या है, 1000 बंदों पर 20 आदमी। रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। अब क्या हुआ, जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। सच इज एन अलार्मिंग। अब जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे क्या होगा, उससे जो स्कार्सिटी है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे, फूड, शेल्टर, और सबसे बड़ी जो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, जिसे हमारी क्या है, गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। Therefore, the government was forced to take up the serious resources to check these population growth rates। तो फिर क्या हुआ, Therefore, the government was forced to take up the, तो क्या गवर्नमेंट को क्या करना है, उनको कुछ सीरियस कदम उठाने चाहिए कि पॉपुलेशन रेट को कम किया कर दिया जाए। अगर बात करें 1975 और 70 की, 77, ये इमरजेंसी का टाइम है, जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तब जो हमारी जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फोर्सिबली की थी स्टरलाइजेशन। फोर्सिबली क्या की थी, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, नसबंदी की थी। पुरुषों को अंदर बोलते हैं, मेल्स के अंदर वेस्केटोमी होती है, उल्टा तो नहीं बोलते हैं, नहीं, फीमेल्स के अंदर वेस्केटोमी होती है, नहीं, हाँ, और फीमेल्स के अंदर होती है ट्यूबेक्टोमी। मेल्स के अंदर होती है वेस्केटोमी और फीमेल के अंदर होती है ट्यूबेक्टोमी। ये जो नसबंदी है, ये कब की गई थी, ये भी फोर्सफुली की गई थी, जिसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया था। ये जो जिम्मा दिया गया था, ये दिया गया था उनके बेटे, जो ये जिम्मा दिया गया था, हाँ, 1975 और 77 के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स टू मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज। अगर जनसंख्या को कम कर रहे हैं, तो सबसे पहला कदम क्या है कि स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करें। स्मॉलर फैमिली कैसे कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यू माइट सी हैव एडवर्टाइजमेंट ऑन द मीडिया। आपने मीडिया के अंदर, पोस्टर के अंदर, बिल्स के अंदर देखा होगा कि एक मदर है, एक फादर है, उनके साइड में 2 बच्चे हैं। ऐसे पोस्टर आपने देखा होगा। वो क्या थी, हैप्पी कपल्स थी विद 2 चिल्ड्रंस थे। उनका स्लोगन क्या था, हम 2 हमारे 2, वी 2 आवर 2। Many couples in the mostly the young urban working ones even adopted an each child from normal statutory raising of the marriageable age of the, मतलब लीगली जो marriageable age है उनका इंक्रीज हो रहा है। फीमेल जो 18 ईयर्स के एंड द मेल्स अंडर 25। अब ये बोल रहा है कि जो मैरिजेबल एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम फीमेल्स 18 और मेल्स
21 ईयर। पहले क्या होता था, पहले जो छोटी एज होती थी उसमें क्या करते थे, उनकी शादी कर दी जाती। जो हमारी माता पिता है अगर उनकी हम बात करें तो अब एक सीरियल्स भी था जो बहुत ही फेमस हुआ था, उसका नाम क्या था, नाम तो पता नहीं, एक कैरेक्टर था आनंदी आनंदी करके, ठीक है। उसने जो वो सीरियल था उसने क्या, उसने बहुत बढ़ावा दिया था जो छोटी एज ग्रुप में शादी होती है। लेकिन अब क्या, अब तो लीगली बंद है ये। अगर कहीं पे मैरिज हो भी रही है, अगर शिकायत कर दे तो क्या करती है पुलिस, उसको आकर तुरंत ही रोक देती है। विच आर द हेल्प टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ये भी क्या है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक जाएंगी, किससे, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन को कम करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसे होने चाहिए, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होने चाहिए कैसे, दे शुड बी यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब एक बार यूज कर लिए, ठीक है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी क्या हो, कंसीव हो सके। यानी कि एक बार अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया तो प्रेगनेंसी ही कंसीव ना हो। डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, क्या बोल रहा है, सेक्सुअल ड्राइव, हाँ, मतलब सेक्सुअल ड्राइव है उसमें कोई भी इंटरफेयर ना हो, और लीस्ट साइड इफेक्ट हो उनका, and sexual a wide range of the contraceptive methods are presently available which are broadly grouped into the following categories। अगर उनकी नाम की बात करें तो हमारे पास है, फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकंड है बैरियर, बैरियर्स आगे है आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम इसको बोलेंगे, फिर है 1 2 3 4th है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर है इंजेक्टेबल जो इम्प्लांट्स होती हैं जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, एंड लास्ट है सर्जिकल मेथड जिसको क्या बोला था हमने, ट्यूबेक्टोमी और वेस्क्टोमी हमने बोला था। ये तो हमारा आज का सोशल साइंस का लेक्चर है, कल से पढ़ेंगे हम बायोलॉजी फिर से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।